हेलो नमस्ते। मैं हूं तृष्णा और आप सुन रहे हैं द वॉल्ट ऑफ विष्णु, विष्णु की तिजोरी, मेरे चैनल ऑथर टॉक्स बाय तृष्णा पे। चलिए आइए सुनते हैं एपिसोड 86 से 90। एपिसोड 86। पाम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो वहीं वापस आ गई है जहां से उसने शुरुआत की थी। जीवन का चक्र पूरा हो गया था। वे कश्मीर हाउस में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के घुटन भरे सम्मेलन कक्ष में वापस आ गए थे, लेकिन इस बार प्रतिभागी अलग थे। ठाकुर मौजूद थे, लेकिन वीटीके, राव और अनु भी मौजूद थे। सम्मेलन की मेज के ऊपर वह संदूक रखा हुआ था जिसे संजीवरिया हनुमान मंदिर से खोदकर निकाला गया था। ठाकुर ने कहा, मैं प्रोफेसर राव से इस देश द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं एक सैन्य कर्मी हूँ जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है, और मैं जानता हूँ कि अगर आपकी परियोजना सफल होती तो ये कितनी मूल्यवान होती। पाम हैरान रह गई। ठाकुर ने कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी। अगर उसने कोई गलती भी की तो उसे किसी और को दोषी ठहराना पड़ा। इतने अहंकारी व्यक्ति को माफ़ी मांगते देखना वाकई एक अलग बात थी। राव ने दुखी होकर कहा, जनरल, अब तो पानी पुल के नीचे चला गया है। अब मुझे बस यही चिंता है कि हम अपने प्राचीन रहस्यों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। हमारे पास ज्ञान और तकनीक थी जो उस समय दुनिया से बहुत आगे थी, संभवतः आज भी हो। ठाकुर ने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि घटनाओं के कारण इस संदूक की पुनः खोज हो सकी। हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें जल्दी से अपनी नैनोबैलिक्स तैयारी करनी चाहिए और किसी भी खतरे से बचने के लिए अपनी बिगेंट तैयार करनी चाहिए। ये असहमति ने अपना सिर हिलाया। इन योगों का कभी भी लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राव ने असहमति से अपना सिर हिलाया। इन योगों का कभी भी लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जब बोधि धर्म ने इनके इस्तेमाल की सलाह दी तो ये आहार, व्यायाम, ध्यान और एहतियाती प्रक्रियाओं से संबंधित निर्देशों के विस्तृत सेट के साथ था। खुराक भी परिणामों को प्रभावित करती है। हमारे लोगों को इन्हें मिश्रणों को खोलना खतरनाक होगा, क्योंकि हम उनके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं। यही कारण था कि हमने अकादमी की स्थापना की, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवश्यक शर्तें पूरी तरह से पूरी की जाएं और सावधानियां बरती जाएं। ठाकुर का चेहरा लाल हो गया। उन्हें विरोध सहने की आदत नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। ये सावधानी से चलने का समय नहीं है। हमें तुरंत इन जड़ी बूटियों का उपयोग करना चाहिए और चीनियों के लिए एक व्यवहार्य निवारक बनाना चाहिए जो अभी भी सीमा पर फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। राव ने असहमति के साथ और शब्द बुदबुदाए, लेकिन वे ठाकुर की घोषणाओं में दब गए। राव पहले भी भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान से निपट चुके थे और उन पर पूरी तरह से अविश्वास करते थे। उन्हें पता था कि वे वही करेंगे जो उन्हें लगता है कि उन्हें करना चाहिए। उन्होंने ज़्यादा संघर्ष नहीं किया। ठाकुर ने आखिरकार कहा, मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है कि कोई और क्या सोचता है। मेरी पहली वफादारी मेरे सैनिकों के प्रति होनी चाहिए जो सीमा पर हैं। हमारे पास तीनों तत्वों का उपयोग करके नेसस प्रभाव को दूर करने की क्षमता है। आइए हम इसे तुरंत करें। ठाकुर ने संदूक को टेबल टॉप पर अपनी ओर खींचा, ढक्कन खोला और एक कलश निकाला। उसने मिट्टी और भूसे से बने प्राचीन जार की सील को फाड़ दिया। उसके चेहरे पर पागलपन का भाव था।
किसी ने उससे बहस करने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब उसने मुहर हटा दी तो ठाकुर ने कलश के अंदर झांका। ये खाली है, वह गरज कर बोला। उसका चेहरा काला पड़ गया। वह राव की ओर मुड़ा। क्या तुमने ये उरा खाली कर दिया है? उसने आरोप लगाते हुए पूछा। राव ने संक्षेप में उत्तर दिया, जब से कलश खोदे गए हैं तब से वे आपके कर्मियों के हिरासत में हैं। कृपया निराधार आरोप न लगाएं। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जानते हैं कि कलशों के कई सेट अलग अलग स्थानों पर दफनाए गए थे। उनमें से कई खाली थे। वे संभावित चोरों को गुमराह करने के लिए बनाए गए थे। राजा और उनके प्रधानमंत्री को छोड़कर किसी को भी नहीं पता था कि असली कलश कहाँ रखा गया था। ठाकुर ने पूछा, तो फिर हम कलशों के बारे में क्यों चिंतित हैं? हम जानते हैं कि बंदर जनजाति द्वारा भी इसी मिश्रण का उपयोग किया जाता है। चलो हम इनसे छीन लेते हैं। इसे पाने की कोशिश में आपको शुभकामनाएं। उन्होंने कई पीढ़ियों से हर मौसम में उन औषधियों का इस्तेमाल किया है। वे अजेय हैं। ये संभव है कि आप उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर पाएंगे। यदि तुम्हें पता था कि ये कलश खाली हैं तो तुम उन पर नज़र क्यों रख रहे थे? राव ने सरलता से कहा, लोगों को गुमराह करने के लिए। मुझे पता था कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन मुझ पर नज़र रख रहा है। भारत की सुरक्षा संस्थाएं, खुफिया एजेंसियां, विदेशी शक्तियां। मुझे बस इतना पता था कि मुझे लोगों को गुमराह करना था। पीछे मुड़कर देखने पर यह एक बहुत अच्छा निर्णय था। ठाकुर ने पूछा, असली वाले कहाँ हैं? ये शब्द प्रश्न से ज़्यादा आदेश जैसे लग रहे थे। राव ने ठाकुर से कहा, लोग पल्लवों को दक्षिण भारतीय राजवंश मानने की गलती करते हैं। आप क्या सोचते हैं जनरल? मेरे पास पहेलियों के लिए समय नहीं है प्रोफेसर राव। हमें असली कलश ढूंढना होगा और जल्द से। ये कोई पहेली नहीं है। कंबोडिया के संस्थापक खम्बुराज पल्लव थे। कई साल बाद भीम छोटे पल्लव थे। पल्लव राजा सिंह विष्णु के भाई को कंबोडिया के लिंग का ताज पहनाया गया। 8वीं शताब्दी में भीम के वंशज नदी वर्मन द्वितीय को पल्लव सिंहासन पर चढ़ने के लिए कांची वापस लाया गया। तुम्हारा क्या मतलब है? ठाकुर ने अधीरता से पूछा। राव ने कहा, पल्लव साम्राज्य और खमेर साम्राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ध्यान से सोचिए, अंकोर का शानदार मंदिर शहर सबसे पहले क्यों बनाया गया था? एपिसोड 87। बीजिंग में भुजांग अपने कार्यालय के चारों ओर घूमता था। कंबोडिया अन्वेषण प्रमुख ली को स्पीकर फोन से संदेश टीम। वह गुस्से में था। टीम लगातार कुछ नया लेकर आ रही थी। भुजांग ने उन्हें वापस खींचने का अच्छा विचार किया और उन्हें फायरिंग दस्ते के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि ये औषधियाँ अंकोर में हैं, उसने फ़ोन पर गरजते हुए कहा। मुझे बहाने मत दो, मुझे नतीजे दो। ली ने भुजांग को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि अंकोर शब्द नोकोर का स्थानीय रूप है, जो संस्कृत शब्द नगर से लिया गया है, जिसका अर्थ है शहर। जिस समय सीमा पर चर्चा की जा रही थी, उसमें पूरे शहर की खोज करना असंभव था। हम इस तात्कालिकता को पूरी तरह से समझते हैं, भुजांग, ली ने सावधानी से कहा। कृपया मुझ पर भरोसा करें। हम कई रातों से सोए भी नहीं हैं। परिसर का लगभग कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसका लिडार मानचित्रण न किया गया हो। सबसे संभावित स्थलों की भौतिक जांच की गई है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये संभव नहीं है कि हमारी धारणा त्रुटिपूर्ण हो? कि बहमाओ, शीपो और पिशीनी यहाँ दफन नहीं हैं। मुझे यकीन है कि वह वहाँ हैं। भुजांग ने मुश्किल से अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा।
एकमात्र समस्या ये है कि मैंने उन्हें खोजने के लिए एक बेवकूफ़ टीम। ली ने अपमान को अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उन्होंने शांति से पूछा, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि औषधियाँ अंकोर में हैं? भुजांग ने उत्तर दिया, शेंगली ने हमारे साथ एक फ्लैश ड्राइव साझा की है जिसमें प्रोफेसर राव द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज है जब वे अपनी अकादमी की स्थापना की प्रक्रिया में थे। और भुजांग ने कहा, उस दस्तावेज में उन्होंने बताया है कि कैसे हनुमान ने मूल रूप से औषधियाँ गिराई थीं और कैसे पल्लवों ने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर दफनाए गए कई कलशों के बारे में भी लिखा और बताया कि कैसे उन भंडारों का एक हिस्सा हमारे सम्राटों के साथ साझा किया गया था। लेकिन भुजांग राव बताते हैं कि कैसे बौद्ध धर्म के जूजिन शीसुई ग्रंथ को औषधियों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे पिशीनो औषधि पहले 2 की विषाक्तता को दूर कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जर्नी टू द वेस्ट से शुरुआती पंक्तियों को उद्धृत करते हैं लेकिन मूल से थोड़ा बदलाव करते हैं। ऐसा कैसे? ली ने पूछा। भुजांग ने दस्तावेज की एक प्रति पढ़ी। 1,02,600 साल पहले ब्ला ब्ला ब्ला, ऊपर और नीचे शक्तिशाली 3 बंदरों और केंद्र चमक रहा था। भुजांग ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, ये शब्द ऊपर से शक्तिशाली और नीचे से भी अधिक शक्तिशाली 3 बंदर और बीच में चमक मूल उपन्यास में नहीं थे। और तभी ली के दिमाग में कुछ कौंधा। वे कलश कभी अंकोर वाट में नहीं थे लेकिन वे अंकोर में थे। उन्हें आश्चर्य से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? भुजांग चिल्लाया। ली ने बताया कि अंकोर वाट के पास 3 मंदिर हैं और वे एक त्रिकोण में स्थित हैं। उनकी आवाज़ में उत्साह साफ झलक रहा था। नोम बोक, नोम बेखेंग और नोम क्रोम, इनका निर्माण अंकोर वाट से सदियों पहले हुआ था और ये 3 अलग अलग पहाड़ियों पर स्थित हैं। लेकिन इन मंदिरों का उन लोगों से क्या संबंध है? भुजांग ने पूछा। बोक शब्द का अर्थ है प्लस, ली ने कहा, और बखेंग का अर्थ है वीर, क्रोम का अर्थ है नीचे। तीनों मंदिर हिंदू त्रिदेवताओं ब्रह्मा, शिव और विष्णु के सम्मान में थे। शीर्ष पर बखेंग था जबकि बोक और क्रोम आधार का गठन करते थे, लेकिन ऊपर वीर और नीचे प्लस 3 बंदर और केंद्र चमकता हुआ थे। ये देखते हुए कि शक्ति औषधि त्रिदेवों के इन 3 पहलुओं से प्राप्त होती है, हमें बस इस त्रिभुज के केंद्रक का पता लगाने की आवश्यकता है और यहीं पर हम एक ऐसा अमृत पा सकते हैं जो चमकता हुआ हो। भुजांग ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि ली सही था। नोम बोक, नोम नामे बखेंग और नोम क्रोम 3 बलुआ पत्थर के मंदिर थे जो त्रिमूर्ति को समर्पित थे। सृजन, विनाश और संरक्षण की 3 प्राथमिक शक्तियाँ। इनका निर्माण राजा जसुवर्णम प्रथम के शासनकाल में वर्ष 910 के आसपास हुआ था। अधिकांश पर्यटक इस त्रिकोणीय रत्न को अनदेखा करते थे क्योंकि ये सामान्य सर्किट से बहुत दूर स्थित था। इसके अलावा आपको नोम बोक तक पहुंचने के लिए 673 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए 633 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। ली ने कहा, अंकोर मुख्यतः विष्णु के बारे में है, लेकिन मंदिरों की त्रयी तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बारे में हैं। ये अंकोर का एकमात्र हिस्सा है जो तीनों को समर्पित है। पल्लव राजाओं के लिए ये तर्क संगत रहा होगा कि वे दूर कंबोडिया में औषधि का भंडार बनाए रखें क्योंकि वे रक्त के रिश्ते से शासक परिवार से संबंधित थे, और अगर वामाहाओ, शीपो और पिशोनों से भरे 3 कलश होते तो वे कहाँ हो सकते हैं सिवाय वेलेज के मंदिर परिसर में पूजा करते हुए। एपिसोड 88। जब उसने अपने पैटिसिस्ट से पूछा कि वह विंदी के बाकी हिस्सों को 4 तक बढ़ा सकता है, उसने मुझे
अनुग्रह पूर्वक अनुमति दी और अनुरोध किया कि मैं रिफाइनिंग से पहले नता सीधा वापस आ जाऊं। मैंने उनसे वादा किया कि मैं ऐसा करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नालंदा पहुंचने से पहले मुझे 3000 मील की यात्रा करनी होगी। इस यदुवंश के 4 प्रमुख आकर्षणों में से एक ये है कि मैं बौद्ध भिक्षु नागार्जुन, संशयवादी अमीनार्ना, सभी शिष्यों सीताभद्र और विधिवेत्ता दिग्नेश जैसे विद्वानों के जन्म स्थानों का पता लगा सकता हूँ। दौरे के दौरान मैंने अपने रबेट्स के पूर्व में और हाथ ही पूर्वी समुद्रों को देखने वाले क्षेत्र में समय बिताया। इस क्षेत्र में घने जंगल और हाथी, मिक, लियोपेन, फिनोसिरोस और भेड़ियों का घर था, लेकिन ये टेल मठों और 4000 से अधिक भिक्षुओं का घर भी था। फिर मैंने गशात राज्य का दौरा किया और जाना कि यहाँ से चिट्ठी की सीमा तक पहुँचने में 10 महीने लगेंगे, लेकिन मार्ग जहरीले रूपकों और राक्षसों के कारण अवरुद्ध हो गया था। कोस्टल के लोग कटहल और ग्रेटो को बहुत महत्व देते थे। राजा कुट्स एक ब्राह्मण थे, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं और ब्रदव दोनों के साथ सम्मान से पेश आते थे। लोगों ने मुझे बताया कि स्टी राज्य ग्रोलहट के पूर्व में था। दक्षिण की ओर जाते हुए मैं ताम्रलिप्ति के बंदरगाह पर रुका, 114, जहां से फैक्सियन ने चीन की यात्रा शुरू की थी। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि इंदु के सबसे दक्षिणी छोर पर एक द्वीप है जिसे सिम्हाला कहते हैं। वह ये भूमि है जहाँ सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र बौद्ध धर्म लेकर आए थे। कहा जाता है कि यहाँ बुद्ध के दांत पर एक मंदिर बना हुआ है और मैं इसे देखने के लिए बहुत उत्सुक था। ताम्रलिप्ति से समुद्र के रास्ते सिम्हाला जाना संभव था, लेकिन खराब मौसम और तेज समुद्री धाराओं ने इसे एक जोखिम भरा सफ़र बना दिया। इसके बजाय मुझे सलाह दी गई कि मैं इंदु के सबसे दक्षिणी हिस्से तक ज़मीन के रास्ते जाऊं और फिर चट्टानी पट्टी को पार करूं, जो सिम्हाला को इंदु से अलग करती है। मैंने ये सलाह मानी और दक्षिण की ओर उदरा राज्य की ओर यात्रा की। ग्रेट सी पोर्ट पर मैंने कल्पना की कि मैं सिम्हाला के मंदिर की टिमटिमाती रोशनी देख सकता हूँ, लेकिन शायद मैं गलत था क्योंकि ये हज़ारों मील दूर था। उदरा में मैं पुष्पगिरी के पास पहुंचा, एक मठ जिसमें सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सबसे पुराने स्तूपों में से एक था। फिर मैंने दक्षिण कोसल से होते हुए यात्रा की। नागार्जुन का घर, जो माध्यमिका स्कूल के संस्थापक थे, जिसने अस्तित्व और गैर अस्तित्व के बीच मध्य मार्ग के दर्शन को अपनाया। यहाँ का राजा जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन आस्था से बौद्ध था। उनके आधिकारिक संरक्षण की झलक राज्य में फैले 100 मठों में दिखाई देती है और वे 10,000 भिक्षुओं के घर थे। जब मैं आंध्र प्रदेश की ओर चल पड़ा, जो 2 महान शक्तियों के बीच स्थित हैं, ये दिग्नाग का घर था, जो कि दिवगंत नामक महाकाव्य के रचयिता थे। तर्कशास्त्र पर ग्रंथ जो मैंने कश्मीरा में पढ़ा था। फिर मैं धनकटक गया, लेकिन यहाँ के मठ ज़्यादातर वीरान थे। केवल 20 के आसपास ही अभी भी उपयोग में थे और मैंने बरसात के मौसम का ज़्यादातर हिस्सा उन भिक्षुओं के साथ बिताया जो इसमें रहते थे, जिनकी संख्या 3000 या उससे ज़्यादा थी। मैंने पास के महान स्तूप को देखने के लिए भी समय निकाला, जो अपनी उत्कृष्ट विहार नक्काशी के लिए जाना जाता था। मैं द्रविड़ की ओर बढ़ा, जहाँ से मैं कांची के लिए निकला, जो पल्लवों की राजधानी और बौद्ध धर्म का एक मजबूत केंद्र था। कांची अपने गौरव के शिखर पर था। सैकड़ों देव मंदिरों के अलावा सैकड़ों महायान विहार और 10,000 से अधिक भिक्षु थे। कांची के अजूबों में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया 100 फीट ऊंचा स्तूप था। कांची के लोग साहसी थे। वे ईमानदारी और सच्चाई के सिद्धांतों को बहुत महत्व देते थे। उनमें से अधिकांश में शिक्षा के प्रति श्रद्धा थी। ये शहर कई गैर बौद्धों का भी घर था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि बौद्ध धर्म में किसी भी तरह से गिरावट आई है।
काशी जाने की मेरी इच्छा के पीछे एक खास वजह थी। कियापीशी के भिक्षुओं द्वारा खोदे गए खजाने के बक्से में एक तलवार थी जिस पर कांजी शब्द खुदा हुआ था। मैंने मान लिया था कि ये गंधार सुगंधित भूमि को संदर्भित करता है। ये वज्र ही था जिसने सुझाव दिया था कि बंधक राजकुमार शायद काशी का उल्लेख कर रहा था, जिसे फूलों और धूप के शहर के रूप में जाना जाता था। निश्चित रूप से ध्वनि में समानता उल्लेखनीय थी। मुझे पता था कि शाओलिन के भिक्षुओं की कई शिक्षाएं महान अभ्यासी बौद्ध धर्म से आई थीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे काशी के राजकुमार थे। मेरी सहज प्रवृत्ति ने मुझे बताया कि डी सांसूचुआन का मेरा पद काशी में मेरे कार्यों के माध्यम से ही सुरक्षित होगा। मैं कांची पहुंचा और जल्दी महान पल्लव सम्राट नरसिंहवर्मन से मुलाकात की। राजा एक भव्य महल में रहता था जो पूरी तरह से लकड़ी और ईंट से बनाया था। पल्लव के विपरीत पत्थर से बने हुए स्तंभ थे और एक केंद्र सीढ़ी से होकर गुजरा जिनके दोनों ओर लकड़ी के बड़े बड़े खंभे थे, जिनके आधार पल्लव प्रतीक चिन्ह वाले सिंह से बने हुए थे। आगे की ओर राजा एक छोटे लकड़ी के सिंहासन पर बैठे थे जो शानदार आभूषणों से सजे हुए थे। उनके कानों से बेला कुंडल लटक रहे थे और उनकी छाती पर तिरछी तरफ कीमती पत्थरों से जड़ी एक मोटी सुनहरी पट्टी थी। उनके सिर पर एक संकीर्ण मुकुट था और जो रत्नों और ताज़े फूलों से अलंकृत था। उनके पूरे शरीर पर भी रत्न जड़े हुए थे, उनके हार, बाजूबंद, कलाई और कमरबंद पर। उन्होंने कमर के चारों ओर एक लंबा रेशमी पट्टा पहना हुआ था जिसके सामने एक अर्धगोलाकार लूप था। वे सकारात्मक ऊर्जा और गतिशीलता बिखेरते थे। राजा दयालु थे और मेरे साथ सम्मान से पेश आए, लेकिन उनका ध्यान अपने कट्टर दुश्मन चालुक्य राजा पुलकेशिन को हराने पर केंद्रित था। मैंने जोर से सोचा कि क्या मैं किसी तरह उनकी मदद कर सकता हूँ। उस समय कांची के एक धर्मनिष्ठ बौद्ध रहता था। सिंहल के राजकुमार मानवर्मा को उसके राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। मैंने उनसे कई बार मुलाकात की क्योंकि मैं उनके देश में जाकर दांत का मंदिर देखने का इच्छुक था, लेकिन सिंहल में खराब मौसम, अकाल और गृह युद्ध के कारण अब यह संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। मानव वर्मा और अच्छे दोस्त बन गए और मैंने विनम्रतापूर्वक सुझाव दिया कि वे पुलकेशिन के खिलाफ लड़ाई में राजा नरसिंहवर्मन की सहायता करें। बदले में राजा मानववर्मन को अपना सिंहासन वापस पाने में मदद कर सकता है। ये विचार उसे पसंद आया और उसने तुरंत ऐसे सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर दिया जो व्यक्तिगत रूप से उसके प्रति वफादार थे और नरसिंहवर्मन की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत कर सकते थे। राजा ने फिर मुझे एक और बैठक के लिए बुलाया और मुझे सलाह मांगी कि क्या उन्हें पुलकेशिन पर हमला करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, दार्शनिक लाओ त्ज़ो कहते हैं कि हथियार अपशकुन के साधन हैं। वह राजसी व्यक्ति के साधन नहीं हैं जो उनका उपयोग केवल तभी करता है जब उसे ज़रूरत होती है। शांति और शांति वह है जो वह चाहता है। पुरस्कार के लिए नरसिंहवर्मन ने मेरी सलाह मान ली और इंतज़ार करने लगे। इसके कुछ समय बाद ही पुलकेशिन के एक बार फिर कांची पर कब्जा करने की कोशिश की और पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध हुआ। इससे दोनों राज्यों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन को कई युद्धों में हराया, जिसमें एक युद्ध कांची से सिर्फ 20 मील पूर्व में लड़ा गया था। उस जीत के बाद उसने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर हमला किया, जिसके दौरान पुलकेशिन मारा गया। विजयी होने पर उसे वातापिंडुकंड या वातापी को जीतने वाला की उपाधि दी गई। एपिसोड 89। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में एक चीनी आंगतुंग अपने सिर पर पुआल की टोपी लगाए हुए संकटवाट नोम क्षेत्र में अमरीकी दूतावास के द्वार पर पहुंचा। उसने विनम्रतापूर्वक राजनीतिक मामलों के परामर्शदाता से पूछा। उसने अपने चेहरे को टोपी और धूप के चश्मे से छिपाने का पूरा ध्यान रखा।
सुरक्षा गार्ड ने आंगतुंग को संदेह भरी निगाहों से देखा। दुनिया भर में अमेरिकी राजनीतिक के प्रतिष्ठानों के सामने आने वाले आतंकी खतरों को देखते हुए गार्डों को सख्त आदेश थे कि वे बिना अपॉइंटमेंट के आतंकों को प्रवेश न दें। दूतावास एक साधारण लेकिन काफ़ी बड़ा सफ़ेद प्लास्टर वाला ढांचा था जो 4 मंजिलों पर बनाया था और चारों ओर से अच्छी तरह से बनाए गए लॉन से घिरा हुआ था। आंगतुक जहां खड़ा था वहां से स्टील के गेट के माध्यम से संरचना को देख सकता था। मुझे खेद है सर, गार्ड ने कहा, मैं आपको दूतावास के पहचान पत्र या अपॉइंटमेंट पास के बिना अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर आप मुझे उनसे मिलने की इजाज़त नहीं देंगे तो मेरी हत्या हो सकती है। राजनीतिक मामलों के सलाहकार आंगतंग ने घबराते हुए कहा, मुझे अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, क्या आप उसे बाहर बुला सकते हैं? गार्ड ने अपनी बेल्ट पर लगे वॉकी टॉकी को खोला और उसमें बात की। उन्होंने कहा, गेट पर कोई व्यक्ति राजनीतिक मामलों के लिए परामर्शदाता से मिलने आया है। उसके पास कोई अपॉइंटमेंट पास नहीं है। उसका दावा है कि उसकी जान को खतरा है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और गार्ड ने ध्यान से सुना। उसने अपना 2 तरफ़ा रेडियो एक तरफ रख दिया और आंगतुंग से कहा, जिस सज्जन से आप मिलना चाहते हैं वे किसी सामाजिक कार्यक्रम में बाहर गए हैं। हालांकि सांस्कृतिक अताशे आपसे मिलने के लिए बाहर आ रहे हैं। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। आंगतुंग ने गार्ड को धन्यवाद दिया और एक तरफ हटकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपनी ढीली कार्गो पैंट से रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछा। हालांकि उसने अपनी टोपी और धूप का चश्मा पहने रखा। कुछ मिनट बाद एक मोटा लाल चेहरे वाला अमरीकी व्यक्ति बूशर्ट पहने हुए बाहर आया जो उसके लिए 2 साइज छोटी थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने पूछा। मैं यहाँ अमरीकी दूतावास का सांस्कृतिक अताशे हूँ। बाहर आने के लिए धन्यवाद, आंगतुंग ने कहा। दुर्भाग्य से मुझे जो कहना है वह केवल राजनीतिक मामलों के परामर्शदाता के साथ ही साझा किया जा सकता है। विशेष रूप से उसे ही क्यों? अटैची ने पूछा। क्योंकि वह नोम पेन में CIA का आधिकारिक प्रतिनिधि है। अटैची ने तुरंत जवाब दिया। कृपया अंदर आएं और लॉबी में बैठें, उन्होंने कहा। इस बीच मैं उनसे फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश करूंगा। आंगतुंग ने स्टील गेट के खिसकने पर अंदर जाते समय गार्ड को धन्यवाद दिया। गेट के ठीक पीछे एक बूथ पर उसकी तलाशी ली गई। फिर सांस्कृतिक अताशे के बाद वे मोटी भूरे ग्रेनाइट की एक कॉलिनेट के माध्यम से दूतावास में प्रवेश किया। धातु और कांच के दस्तावेजों के बाईं ओर एक लम्हा हुआ था। बड़ा ग्रेनाइट के प्रावड़ी पर संयुक्त राज्य अमेरिकी की बड़ी मुहर। अटैची ने उसे आंगतंग क्षेत्र में सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसने सुरक्षा गार्ड को संकेत दिया जो उस अजीब आदमी पर नज़र रखने के लिए आगे आया जो दूतावास के ठंडे अंदरूनी हिस्से में होने के बावजूद अपना धूप का चश्मा और टोपी उतारने से इनकार कर रहा था। करीब 45 मिनट बाद राजनीतिक मामलों के सलाहकार अंदर आए। उन्होंने अपना चश्मा उतारकर आंगतुंग की ओर बढ़े और अपना हाथ बढ़ाया। आंगतुंग अपनी कुर्सी से उठे और हाथ मिलाया। मेरे कार्यालय में आइए और हम बात कर सकते हैं, सलाहकार ने आगे बढ़ते हुए कहा। जब वो बैठ गए तो आंगतुंग को ठंडे पानी की एक बोतल दी गई जिसे उसने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया। उसने अपनी टोपी और धूप का चश्मा उतार दिया, फिर अपना चेहरा साफ किया। काउंसलर ने उसे तुरंत पहचान लिया। तस्वीर उसके पास पहले ही पहुंच चुकी थी। कुछ देर की खामोशी और थोड़ी झिझक के बाद आंगतुंग ने अपनी शर्ट की जेब से अपना पासपोर्ट निकाला और उसे काउंसलर की डेस्क पर रख दिया। मेरा नाम ली झोउ है। मैं अंकोर के लिए एक विशेष चीनी अभियान का नेता हूँ। मैं दिल्ली में मार्क रिचर्ड्स के साथ उनके पुरावेश डीलर के माध्यम से संपर्क में हूँ। मिस्टर रिचर्ड्स ने आपको पहले ही मेरा विवरण भेज दिया होगा। अगर अमेरिका मुझे शरण दे तो मैं आभारी रहूँगा। एपिसोड 90। पाम, राव और अनु बैठक से निराश होकर बाहर निकल गए। जनरल ठाकुर से बहस करना अप्रिय और व्यर्थ था। वे पाम की कार के पास गए और अंदर चले गए।
अचानक एक चौथे व्यक्ति ने पीछे से दरवाजों में से एक खोला और उनके साथ अंदर चल गया। हौज खास की ओर ड्राइव करें, वीटीके के आदेश दिया, बाद में समझाऊंगा। वे चुपचाप गाड़ी चलाते रहे और पुरानी सड़क के पास एक शांत जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी। वीटीके की ओर मुड़ा। कितने लोग यथाकथित नेसिस प्रभाव के बारे में जानते हैं? ये तथ्य कि 2 प्राचीन औषधियाँ विषाक्तता से पैदा कर सकती हैं और तीसरी औषधि द्वारा उसका प्रतिकार किया जा सकता है। राव ने कहा, ये बात मुझे पहले से ही पता थी और अब हाल ही में हुई चर्चाओं के कारण पाम और अनु को भी पता है। ये बात पाम के पिता कर्नल किशन खुराना को भी पता थी। वीटीके ने पूछा, क्या इसका कहीं और उल्लेख किया गया था, किसी और की सुनवाई में या किसी के साथ संक्षिप्त में पत्राचार में? राव ने कहा, मैंने पाम को जो दस्तावेज दिया था उसमें एक बार इसका उल्लेख किया गया था। वीआईटीके ने कहा, उस दस्तावेज को पढ़ने वाली एकमात्र अन्य व्यक्ति जया थी, जो रॉ के चीन और दक्षिण पूर्व एशिया डेस्क की प्रमुख थी। और फिर भी उस शब्द का इस्तेमाल जनरल ठाकुर ने तब किया जब हम उस गर्मा गर्म चर्चा में थे। जब तक जया ने उन्हें नहीं बताया, उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला? और जया उन्हें क्यों बताएगी जब तक कि वे एक साथ काम नहीं कर रहे थे? पाम बात करने में झिझक रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वे वीटीके पर भरोसा कर सकती है। आखिरकार उसे जीपीएस चिप के बारे में पता था, लेकिन उसने बैल को सींग से पकड़ने का फैसला किया। जया ही वह व्यक्ति है जिसने मुझे खोजबीन में भेजा था, उसने कहा। उसने मुझे बताया कि ये दस्तावेज सिर्फ जर्नी टू द वेस्ट का अनुवाद था। जैसे कि अब पता चला, इसमें उपन्यास के कुछ अंशों के अलावा और भी कुछ था। पाम ने कुछ देर रुककर कहा, उसे पता था कि उससे अपने डर को दूर करना होगा। आपको कैसे पता चला कि मैंने डॉक्टर राव जो पल्लव को सिक्का दिया था जिसमें जीपीएस चिप है? उसने साफ शब्दों में पूछा। मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था। वीटीके थोड़ा सतर्क था। उसे यकीन नहीं था कि वह राव और अनु के सामने कितना बोल पाएगा। इन दोनों लोगों ने अपना जीवन इसी के लिए काम करते हुए बिताया है और इसके लिए उन्हें देशद्रोहियों द्वारा दंडित किया गया है। पाम ने चुनौती भरे लहजे में कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें वफादारी का प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत है। वीटीके ने सिर हिलाया। हम जो भी बात कर रहे हैं वो यहीं रहेगी। लीक के परिणामों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने पाम से कहा, तुमने किसी को उस पर जीपीएस चिप के बारे में बताया था? तुमने मार्क रिचर्ड्स को बताया था। सीबीटीटी के मार्क की टीम ने ही तुम्हारे लिए चिप लगाई थी और मार्क ने तुम्हें बताया? पाम ने पूछा। उसे बहुत ज़्यादा धोखा महसूस हो रहा था। उसे ठाकुर के साथ हुई अपनी बातचीत याद आ गई जब उसने उसे जनपद में प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक से मार्क की मुलाकात की तस्वीर भेजी थी। कुछ संदेह है कि चीनी मूल के मालिक का विदेशी खुफिया एजेंसियों से संबंध हो सकता है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मार्क में कोई समस्या है, लेकिन मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि ऐसा नहीं है। आपस में थोड़ी दूरी बना लें और उसके साथ कोई नई जानकारी साझा ना करें। क्या कोई बचा था जिस पर वे भरोसा कर सके? हाँ, वीटीके ने जोर देकर कहा। मार्क ने मुझे बताया। इतना ही नहीं, उसने मुझे लाइव जीपीएस लोकेशन तक पहुंचा दी, ठीक वैसे ही जैसे उसने तुम्हें दी थी। वीटीके ने पाम के उदास चेहरे को देखा और फिर कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्क मोसाद के लिए काम करता है और मोसाद भारत और अमरीकी दोनों के साथ मिलकर काम करता है। अब रहस्य बिना किसी फिल्टर के बाहर आ रहे थे। पाम अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस कर रही थी। मोसाद? उसने पूछा। वीटीके ने कहा, भारतीय और इजरायली खुफिया एजेंसियां कई सालों से एक साथ काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि मार्क को सीबीटीटी की पेरेंट कंपनी एक्सटेक ने क्यों काम पर रखा, जिसका मुख्यालय तेल अवीव में है? और सीबीटीटी भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ एक संयुक्त उद्यम क्यों है?
सरकार, ये इजराइल से भारत में उच्च प्रौद्योगिकी का एक सूक्ष्म हस्तांतरण है। मार्क की कंपनी ने अतीत में डॉक्टर राव को काम पर रखने की कोशिश क्यों की? इसी कारण से। यहाँ तक कि उन दिनों में जब भी भारत और इजराइल के बीच आधिकारिक संबंध नहीं थे, मोसाद और रॉ एक साथ काम कर रहे थे। वास्तव में मेरे शुरुआती प्रशिक्षण में से एक तेल अवीव में था। पाम ने कमजोरी से कहा, मैंने सोचा था कि मार्क कॉर्पोरेट जगत से आने से पहले अमेरिकी मशीन और फिर CIA में थे। वे था। जब वे CIA के साथ था तो उसने थाईलैंड में एक युवा ऑपरेटिव के रूप में समय बिताया। दुर्भाग्य से खमेर रूज, जिसे अभी अभी कंबोडिया से बाहर निकाला गया था, ने खुद को थाईलैंड के जंगलों में स्थापित कर लिया था। अमेरिकी सार्वजनिक रूप से खमेर रूस की निंदा कर रहे थे, लेकिन निजी तौर पर उनका सहायता कर रहे थे, हालांकि सावधानी से। मार्क एजेंसी को सूचित रखने के लिए खमेर रूस की थाईलैंड शाखा में घुसपैठ करने में शामिल था। जब उन्हें पता चला कि मार्क एक घुसपैठिया था तो उसे पकड़ लिया गया और उसने एक शिविर में प्रताड़ित किया गया। ये मोसाद का एक ऑपरेटिव था जिसने उसे बाहर निकाला। मार्क मोसाद का ऋणी है। पाम को अपने दिमाग में घूम रही सारी जानकारी को समझने में कठिनाई हो रही थी। उसने फैसला किया कि उसे VTK के साथ अपनी किस्मत आजमानी होगी। क्या आप जानते हैं कि जया और शेंगली नामों का मतलब एक ही है? विजय, उसने पूछा। VTK के चेहरे पर भाव देखने लायक थे। पाम ये नहीं बता पाए कि ये इस नई जानकारी की प्रतिक्रिया थी या फिर खुद से संबंध न जोड़ पाने के कारण आत्मघृणा थी। जब तक वह मेरी नाक के नीचे हो रही थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल फुसफुसाने जैसी थी। मैंने इतना सरल संबंध क्यों नहीं देखा? वह बहुत चतुर थी, पाम ने कहा। उसने मुझसे कहा कि वह राव के दस्तावेज और विषय वस्तु किसी को न बताऊं, क्योंकि वह ऐसा करना चाहती थी। जांच करें कि कोई छिपा हुआ कोड वो नहीं जानती। दरअसल वह सिर्फ इतना चाहती थी कि दस्तावेज पहले ही चीनी लोगों के हाथ में पहुंचे और ये सुनिश्चित हो कि कोई और मेरे स्पष्टीकरण का खंडन ना करे। पाम सोच में पड़ गई। फिर एथल्स, ये चीनी मूल का दुकानदार कौन है जिसे मार्क मैट कहते थे? एक तस्कर। वह आम तौर पर प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करता था, लेकिन कभी कभी लोगों की भी तस्करी करता था। कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और एशिया के अधिकांश देशों में उसके संपर्क बहुत मजबूत हैं और एजेंसियों के लिए उसके मूल्य के कारण कोई भी उसकी तस्करी को रोकने के लिए उसके स्टोर पर छापा मारने की हिम्मत नहीं उठाता। मार्क ने उससे इसलिए संपर्क किया क्योंकि हमें 3 चीनी नागरिकों को सुरक्षित रूप से ले जाना था। कौन? पाम ने पूछा। मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमें कुछ नियम तोड़ने होंगे ताकि हम अपनी इस उलझन को सुलझा सकें। हाल ही में जिस व्यक्ति को हमें बाहर निकालना पड़ा, वे चीन के एडम और ईव प्रोजेक्ट्स के प्रमुख एरकिन चोंग थे। पाम ने पूछा। क्या ये दल बदल है? VTK ने सिर हिलाया। एरकिन झिंजियांग का एक मुस्लिम उद्गर है। वह व्यक्ति एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति है और सभी बाधाओं के बावजूद उसने स्टैनफोर्ड में मास्टर डिग्री और फिर डॉक्टरेट कार्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति जीती। वह कभी भी चीन वापस नहीं जाता अगर भुजांग को उस पर प्रभाव नहीं होता। कौन सा लाभ? पाम ने पूछा। उसकी मां को पुनः शिक्षा शिविर में रखा गया था। एरकिन चीन की मानव इंजीनियरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दोहरी रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण घटक है। जब चीन में CIA के नेटवर्क को चीनी MSS द्वारा नष्ट कर दिया गया तो एरकिन को मोसाद के माध्यम से भर्ती किया गया था। ये विडंबना है कि एक मुसलमान के तौर पर यहूदियों द्वारा खींचे जा रहे थे। एरकिन अब कहाँ है? पाम ने पूछा। उसे अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के रास्ते लंदन में मॉइंड CLA के सुरक्षित घर में तस्करी करके लाया गया है। उसे जल्द ही अमेरिका भेज दिया जाएगा। और बाकी 2? पाम ने पूछा। हमें एरकिन की मां को उसे पुनः शिक्षित शिविर से बाहर निकालना पड़ा जहां उसे रखा गया था। उसे आश्वासन के बिना ये पीछे हटने को तैयार नहीं था।
इस प्रकार इस प्रयास में सफल हुए। आखिरी नाम ली झो का है, जो अंकोर वाट अन्वेषण मिशन के चीनी प्रमुख हैं। हमें यकीन नहीं था कि उनकी टीम क्या खोजेगी, लेकिन जैसा कि हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हम जोखिम नहीं उठा सकते थे। हमारे सैनिक मर रहे थे और हमें संभावनाओं को बेहतर बनाने का कोई तरीका निकालना था। जैसा कि हमने देखा, ऐसा करने के केवल 3 तरीके थे। पहला, चीन के वैज्ञानिक अनुसंधान में बाधा डालना, और दूसरा, अंकोर में खेल बिगाड़ना। तीसरा, भारत में औषधियाँ ढूंढना और उनका इस्तेमाल भारतीय सैनिकों के लिए करना। हमने तीनों संभावनाओं पर काम किया। पहेलियों के टुकड़े पाम के दिमाग में एक साथ आ रहे थे। उस दिन जब गोलीबारी हुई तो मुझे मार्ग पर शक था, क्योंकि सीबीआई टीम ने मुझे बताया था कि गोलियों की दिशा से पता चलता है कि मैं ही निशाना थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मार्क ने शूटर को उस पर रेस्टोरेंट का स्थान बताया था जहां हम मिले थे। वीटीके ने कहा, यह बकवास है। ठाकुर अपना खुद का अनौपचारिक खुफिया नेटवर्क चला रहा था। उसे मुझ पर या रॉ पर भरोसा नहीं था कि वह उसे पूरी जानकारी देगा। आपको जो बताया गया है वह ठाकुर के इशारे पर और कुमार के माध्यम से सीबीआई की गलत सूचना थी, ताकि आप मार्क पर अविश्वास करें। वीटीके ने विराम लिया। लेनिनिस्ट लिबरेशन लीग आपके पीछे नहीं थी, उन्होंने कहा। वास्तव में चीनी उम्मीद कर रहे थे कि आप कलश खोज लेंगे, इसलिए उन्होंने आपका डॉक्टर राव और अनु पर लगातार निगरानी की। भुजांग चाहते थे कि मार्क को ख़त्म कर दिया जाए, न कि आपको, क्योंकि उसके चले जाने से चीन के रहस्य सुरक्षित हो जाएंगे। पाम उस अंतिम जानकारी को पचाते समय चुप रही। वीटीके ने पूछा, क्या आप जानती हैं कि किसने सुनिश्चित किया कि आपको पता कैसे सौंपा गया? पाम ने जवाब दिया, जनरल ठाकुर ही वही व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे शुरू से COSC विचार विमर्श में बुलाया था। वे केवल प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन कर रहे थे। ठाकुर आपको मामला सौंपने के लिए उत्सुक नहीं थे। ये प्रधानमंत्री ही थे जिन्होंने मेरे माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि आपका नाम COSC की बैठक में सेना प्रमुख द्वारा आगे रखा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री को मेरी क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि तुम कर्नल किशन खुराना की बेटी हो। तुम्हें पता था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह भारत में चीनी समर्थकों को बाहर निकालने और डॉक्टर राव को अपने पक्ष में लाने के लिए भरोसा कर सकते हैं, तो वह तुम ही थी। राव ने पाम की ओर मुस्कुराते हुए कहा, प्रधानमंत्री का अनुमान सही था। मैं कभी किसी और के साथ जानकारी साझा नहीं करता। तुम्हारे पिता मेरे लिए भाई जैसे हैं। अगर हम दोनों को योजना के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाता तो भारतीय विशेष बल दुनिया भर के ईर्ष्या का विषय न बन जाता। वास्तव में मैंने तुम्हें कलशों का मूल स्थान भी बताया था। मेरे 3 बंदर, जिनका नाम बोक, बखेंग और क्रोम था। ऊपर वीर और नीचे 3 बंदर और बीच में चमक। मैं इसे समझ पाने में बहुत मूर्ख थी, पाम ने कहा। यहाँ तक कि जया ने भी आपके पाठ में गहरे अर्थों की संभावनाओं का संकेत दिया था। मेरी मूर्खता थी कि मैंने उसे अनदेखा कर दिया। राव ने कहा, ये दुश्मनों को मूल स्थान जानने से रोकने के लिए था। मैं वू चेंग के पंचिन्हों पर चल रहा था। जर्नी टू द वेस्ट में बंदर का किरदार लाकर वे ये भी इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा था कि जुआनजांग के पास कुछ ऐसा था जो उसे बंदर जैसी ताकत देता था। संभवतः यही कारण था कि किताब बड़ा नाम से लिखी गई थी। ये दूसरे की, खासकर उन लोगों की दुश्मन मानते थे, अधिक जानकारी प्राप्त करने से रोकने का एक तरीका था। पाम ने कहा, भारत को बाहरी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर बहुत से दुश्मन हैं, जया की तरह। वीटीके ने कहा, और ठाकुर? राव के कार्यक्रम को केवल उनकी वरिष्ठता वाला कोई व्यक्ति ही विफल कर सकता है, और वे इतने बुद्धिमान थे कि हमेशा चीन विरोधी छवि बनाए रखते थे। अभी भी वे केवल उन कलशों को चाहते हैं ताकि वे अंत में उनका इस्तेमाल चीनी सैनिकों के लिए कर सके, हमारे भारतीय सैनिकों के लिए नहीं।
लेकिन अगर औषधि नहीं होगी तो हम अपने सैनिकों को अगले हमले से कैसे बचाएंगे? पाम ने पूछा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वीटीके ने जवाब दिया। एरिक चोंग की डीफ्रिंग लंदन में शुरू हो गई है। चीनियों के पास सिर्फ 2 ही पोषण हैं, तीसरा नहीं। इसलिए ईवीई कार्यक्रम कहीं नहीं जा रहा है। जो लोग मौजूदा मिश्रण का सेवन कर रहे हैं वे नेसस प्रभाव से मर रहे हैं, जिसकी हमने अभी चर्चा की है। किसी भी मामले में चीनियों को अपने द्वारा कब्जाए गए बंजर क्षेत्र को अपने पास रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे भारत को अपनी वैश्विक क्षमताओं के परीक्षण के लिए एक खेल के मैदान के रूप में देख रहे हैं। पाम ने जवाब दिया। उनके पास एडम कार्यक्रम है, रोबोट भी हैं। वीटीके ने कहा, ये कार्यक्रम गड़बड़ हैं, इनमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। चुनिंदा भ्रामक प्रेस लीक कार्यक्रम में बड़ी सफलता की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन ये चीनी राष्ट्रपति का मुकाबला करने के लिए भुजांग द्वारा किया गया एक कदम है। दोनों व्यक्तियों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद हैं। ये अपने आप में पर्याप्त निवारक है। तो आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट।